नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने संविधान पर चर्चा करने जा रहे हैं। संविधान किसी भी लोकतंत्र के अंतर्गत उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है। भारतीय संविधान भी भारतीय लोकतंत्र के धर्म ग्रंथ के रूप में मान्य है और इसका आदर किया जाता है। खुद भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत भाग 4 क में सबसे प्रारंभ में ही ये कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने संविधान का पालन करे और उसमें वर्णित आदर्शों के प्रति सम्मान का भाव रखे। अब ऐसे में सहज ही प्रश्न यह उठता है कि क्या यदि हम अपने संविधान पर पुनर्विचार करें और संविधान की समीक्षा के बारे में सोचें, संविधान की प्रासंगिकता पर दृष्टिपात करें आज के संदर्भ में, तो क्या यह एक नागरिक के लिए उचित होगा? क्या ऐसा करना उसके मूल कर्तव्यों के विपरीत तो नहीं होगा? चाहे जो भी हो, लेकिन एक बौद्धिक व्यक्ति होने के नाते हमें अपने संविधान पर विचार करना ही होगा, क्योंकि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश के शासन प्रशासन की रीति और नीतियों को निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित किया जाता है, जिसके माध्यम से शासकों के शासन के दायित्व को बतलाया जाता है और इसके साथ ही साथ वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, इसके लिए कुछ सीमाएं भी आरोपित की जाती हैं। एक देश किस दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए कुछ निर्देश भी, कुछ लक्ष्य भी उस संविधान में निर्धारित किए जाते हैं। अब जब हम इस समग्र संदर्भ में संविधान को देखते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से अपने आज़ादी के इस अमृत वर्ष में 75 वर्ष पूरे होने पर अपने संविधान पर पुनर्विचार करने या संविधान की समीक्षा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि ऐसा करना किसी भी रूप में एक नागरिक के द्वारा उसके मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए। फिलहाल हाल ही में एक मैंने पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक के अंतर्गत ये कहा गया था कि क्या भारत का संविधान एक कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन या औपनिवेशिक संविधान है और ऐसे में क्या इस संविधान को परिवर्तित करने का वक्त आ गया है और हम भारतीय गणतंत्र के लिए एक नए संविधान को बनाने पर विचार करें, क्या वह वक्त आ गया है? वास्तव में ये प्रश्न बड़ा ही रोचक है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद भी है और उथल पुथल मचाने वाला भी है। दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान तो 1789 में बना और आज तक उसको बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो भारत के संविधान को 75 वर्ष में ही बदलने की आवश्यकता क्या है या इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या है? तो दूसरी ओर हमें ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं कि फ्रांस ने अपने संविधान को बहुत जल्दी जल्दी कई बार बदला अपने देश की जरूरत के हिसाब से। इसी प्रकार से चीन, हमारे पड़ोसी देश, ने भी अपने संविधान को कई बार बदला। यहाँ तक कि तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान रूस के संविधान को भी देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कई बार बदला गया। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत के संविधान को बदलने के संबंध में हमें विचार करना चाहिए? और जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय की परिस्थितियां आज नहीं है, तो आज वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए क्या आज की जरूरत के हिसाब से हमें एक अपना नया संविधान नहीं बनाना चाहिए? जब हमारा संविधान बनाया गया था
तो वैसे भी उस संविधान को उधार का संविधान कहा गया, क्योंकि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का एक रफ प्रारूप तैयार किया था, जिसमें कि टोटल 239 अनुच्छेद थे, और उस ड्राफ्ट में संविधान के 239 अनुच्छेदों में से 150 अनुच्छेद, अर्थात उस पूरे रफ प्रारूप का लगभग 2/3 हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जस का तस ले लिया गया था, किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना। खुद डीडी बसु ने भी अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि भारत के संविधान का लगभग 2/3 से भी अधिक हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से जस का तस ग्रहण कर लिया गया है। और ये तब, जबकि खुद उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी या दास्ता का अधिकार पत्र की संज्ञा दी गई। तो क्या ऐसा संविधान, जो कि खुद एक ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियम पर आधारित है, अर्थात औपनिवेशिक शासन सत्ता के द्वारा निर्मित अधिनियम पर आधारित है, वह स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त कैसे हो सकता है? वह उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आज के संदर्भ में उसे हम कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन कहने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि वह कॉलोनियल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर काफी अधिक सीमा पर आधारित है। दूसरा कॉलोनियल कहने का कारण यह है कि हमारे संविधान सभा में संविधान को बनाने का जो लोग कार्य कर रहे थे, वो सभी लोग ब्रिटिश कानून प्रणाली में और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में पढ़े लिखे शिक्षित दीक्षित थे, और उनकी जो मानसिकता थी वह कहीं न कहीं कॉलोनियल या औपनिवेशिक थी। जैसा कि मैकाले ने कहा भी था कि हम भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहते हैं जिस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग अपने जन्म से और शरीर के रंग से तो भारतीय प्रतीत होंगे, लेकिन अपने विचारों से, वे अपने सोच से, अपने चिंतन से वे पूरी तरह से एक अंग्रेज की तरह से ही होंगे। तो संविधान सभा में अधिकांश लोग जो थे वो ब्रिटेन में या दुनिया के अन्य देश में, पाश्चात्य देशों में पढ़े लिखे थे, और वहाँ की विधिक प्रणाली के अंतर्गत ही उन्होंने बैरिस्टर इत्यादि की डिग्री ली थी। खुद सर BN राव भी एक वेटरन सिविल सर्वेंट के रूप में थे, अर्थात ब्रिटिश शासन प्रणाली का ही हिस्सा रहे थे, और इन लोगों का बोलबाला था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विदेशों में ही पढ़े लिखे थे, और उनकी विचारधारा भी कहीं न कहीं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से बहुत अधिक प्रेरित थी। गांधी जी भी विदेशों में पढ़े लिखे थे, लेकिन गांधी जी विचारों से, चिंतन से, सोच से एक भारतीय के रूप में थे। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में गांधी जी की बहुत अधिक नहीं चली थी। फिर भी भारत के संविधान में कुछ भारतीयता यदि है तो उसमें गांधीयन इफेक्ट कहीं न कहीं से है। हम देखते हैं कि जिस समय भारत का संविधान बना था, उस समय हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, क्योंकि उसी समय देश का विभाजन हो गया था।
अतः स्वाभाविक था कि संविधान बनाते समय केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं और एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाए। यही कारण है कि एक फेडरल सिस्टम को स्थापित करने के बावजूद भी एक मजबूत संघ की स्थापना की गई है। जैसा कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर की समीक्षा करते हुए बताया भी है कि किस प्रकार का संघ है, तो उन्होंने ये कहा कि फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, अत्यधिक केंद्रीकरण की भावना से युक्त एक परिसंघ, अर्थात परिसंघ तो है, एक फेडरेशन तो है, लेकिन इसमें केंद्रीकरण की अत्यधिक प्रवृत्ति है, अर्थात इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं और उसकी तुलना में अन्य परिसंघीय व्यवस्था के राज्यों की तुलना में भारतीय राज्यों को बहुत कम शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो उस समय की आवश्यकता थी। आज समय बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। क्या आज भी शक्तियों का इतना अधिक केंद्रीकरण आवश्यक है, या देश का समग्र और सर्वांगीण विकास करने के लिए, देश के सभी हिस्सों का संतुलित रूप से विकास करने के लिए राज्यों को और अधिक स्वायत्तता और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता है? और आज ऐसा किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान समय में देश के समक्ष उस प्रकार की एकता अखंडता के लिए चुनौतियां नहीं है जिस प्रकार की चुनौतियां 15 अगस्त 1947 के समय थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी समय देश का विभाजन हुआ था, या 552 रियासतों के एकीकरण की समस्या थी और उनको भविष्य में एकजुट बनाए रखने की चुनौती थी। तो वर्तमान समय में उस प्रकार की चुनौतियां नहीं है, इसलिए राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया और हमने देखा कि कई बार इस संसदीय शासन प्रणाली की वजह से बहुत अधिक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। और वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति के कारण से बहुत अधिक राजनीतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, और यहाँ तक कि पैसा ले करके संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पैसा लेकर के सरकारों को बनाने और गिराने के लिए समर्थन देना तो सामान्य सी बात है, और इसके पुख्ता प्रमाण पहले मिल चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मामले में, शिबू सोरेन के समय में। तो ऐसी स्थिति में क्या वर्तमान समय में हमें रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या राष्ट्रपति शासन प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिए? यह एक विचारणीय विषय है। क्या ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त होकर के हमको ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से चिपके रहना चाहिए? इस पर जरूर हमें समीक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार से हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में, हालांकि बाद में संशोधन करके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 शब्द जोड़ा, एक सेकुलर या पंथ निरपेक्ष और दूसरा सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द। संविधान में कहीं पर भी इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। ये जानने की जरूरत है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है और हमारे संविधान में इन्हें किस रूप में अपनाया गया है, और क्या वास्तव में इनकी भावना का पालन किया जा रहा है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि एक ओर तो संविधान में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया है, जिसका सामान्य अर्थ यह है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ समान बर्ताव करना। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। तो क्या वास्तव में हकीकत में ऐसा होता है? क्या पंथ निरपेक्षता के नाम पर भारत में राजनीतिक दलों और राजनेताओं के द्वारा अल्पसंख्यकवाद की राजनीति नहीं की जा रही है, जो कि सीधे सीधे पंथ निरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन है?
या जो स्यूडो सेकुलरिज्म या छद्म पंथ निरपेक्षता है। तो ऐसे में जब इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तो इस शब्द का औचित्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या रह जाता है। इसी प्रकार से समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समाजवादी शब्द आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया 1990-91 से, और तब से वह प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होते हुए आज भी जारी है। तो ऐसे में समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द का हमारे संविधान में औचित्य क्या रह जाता है, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। और आज के संदर्भ में या तो हमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए कुछ ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है कि इनका दृढ़तापूर्वक व्यवहारिक राजनीति में पालन हो, और यदि ऐसा नहीं है तो इन दोनों ही शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे संविधान के मखौल के समान है। अगली बात यह है कि भारत के संविधान में क्या भारतीयकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात एक ऐसा संविधान जो भारत की आवश्यकताओं और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। जिस समय संविधान बना उस समय के संविधान निर्माताओं के बुद्धि और विवेक पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय की अपनी कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां थी जिनको दृष्टिगत रखते हुए उस समय वैसा संविधान बनाया गया। हालांकि उससे भी बेहतर संविधान बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी, लेकिन वर्तमान समय में आज काफी कुछ बदल चुका है। इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन का और अधिक इंडियनाइजेशन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर हमने शक्तियों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था जितना विस्तार से करनी चाहिए, संविधान में जितना महत्व उसको दिया जाना चाहिए, उसको नहीं किया। स्थानीय स्वशासन को जिस मजबूती के साथ संविधान में लागू करना चाहिए ताकि वास्तव में देश के आम आदमी को व्यवहारिक जीवन में लोकतंत्र का अनुभव प्राप्त हो सके, उतना नहीं किया गया है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया है वह भी अभी वैसा नहीं है। तो ऐसे में ये अपरिहार्य है, ये आवश्यक है कि बदलाव किया जाना चाहिए और आज की परिस्थितियों के अनुसार उसको देखने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो भारतीयता के कुछ तत्व हैं उसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को और महात्मा गांधी को श्रेय दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देश के नागरिकों के अधिकारों की उपेक्षा होती है, लेकिन भारत के संविधान में विशेष रूप से समाज के अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो भारतीय जनता के हित में है। इसको हम संविधान का भारतीयकरण कह सकते हैं और इसका श्रेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। इसी प्रकार से संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जिस सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, कहीं न कहीं वह भी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लक्ष्य से संविधान में रखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में संविधान में एक न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय विषय के रूप में जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया है। इसलिए इसको जितना महत्व प्राप्त होना चाहिए उतना महत्व प्राप्त
नहीं हो पाया। हम यह भी देखते हैं कि संविधान में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं, जो आमतौर पर दुनिया के अन्य देशों के संविधानों में उनका उल्लेख नहीं होता है, जैसे सिविल सेवाओं इत्यादि के बारे में भारत के संविधान में उसका प्रावधान किया गया है। तो दूसरी ओर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को संविधान में हल्केपन में रखा गया है या उनको त्याग ही दिया गया है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के संदर्भ में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को और प्रमुखता देने की आवश्यकता है। आज हम ये देखते हैं कि संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था तो है, लेकिन इतने अधिक अपवादों में उसको जकड़ दिया गया है कि वे अधिकार ऐसा प्रतीत होता है मानो राज्य हमें देते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य को हमारे अधिकारों का प्रदाता नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य को हमारे अधिकारों का संरक्षक होना चाहिए। वे अधिकार तो हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त नेचुरल राइट्स के रूप में होने चाहिए, यदि हम सच्चे लोकतांत्रिक देश के रूप में अपने को देखना चाहते हैं तो। इसी प्रकार से कुछ और भी बातें विचारणीय हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के कॉलेजियम सिस्टम पर बहुत अधिक विवाद बना रहा है। यहाँ तक कि संविधान में संशोधन भी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन का सहारा लेकर के उसको शून्य व असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। दुनिया के किसी भी देश में न्यायपालिका के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा हो रहा है। इससे जो है सरकार के तीनों अंगों के बीच, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच का जो एक संवैधानिक संतुलन है, वह संवैधानिक संतुलन कहीं न कहीं से बाधित हुआ है। इसी प्रकार से संविधान की रक्षा के नाम पर जो संविधान के मूलभूत ढांचे या सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वह भी अनेक विवादों से युक्त है। इसके संबंध में भी नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है और इसकी अस्पष्टताओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए आज की जरूरत के हिसाब से इस अमृत वर्ष में भारत के संविधान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और हमारे संविधान के निश्चित रूप से ऐसे कई तत्व हैं जिनको कि हम औपनिवेशिक संविधान के तत्वों के रूप में देख सकते हैं, उनको बदलने की जरूरत है। बहुत पहले भी संविधान की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो एक संविधान समीक्षा आयोग का एम.एन. वेंकटचलैया के नेतृत्व में गठन किया गया था, जिन्होंने वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें बहुत हंगामा हुआ कि ये सरकार संविधान को बदल देना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, अपने एजेंडे को लागू करना चाहती है। तमाम दुष्प्रचार किया गया और उस समय की सरकार भी डिफेंसिव मोड में आ गई थी। उस समय हमें याद आ रहा है कि तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें ये देखने की आवश्यकता है कि संविधान को हमने विफल किया है या संविधान ने हमको विफल किया है। अर्थात उनका ये मानना था कि संविधान में कोई खामी नहीं है, संविधान का जो कार्यान्वयन हुआ वो ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए हमें अपनी गलतियों को ढूंढने की जरूरत है, न कि संविधान की गलतियों को ढूंढने की जरूरत है। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि यदि कोई संविधान ऐसा है जिसके दुरुपयोग की संभावना बनती है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वास्तव में वह भी संविधान की कमी है कि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से भी संविधान पर विचार करने की आवश्यकता है कि भविष्य में संविधान का दुरुपयोग न हो। तो बहुत सारी चीजें जो संविधान में इतने समय में नए नए मुद्दे के रूप में उभर करके आए हैं और
अनेक प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति उनके संबंध में उत्पन्न हुई है, उनका समाधान करने के लिए। इसी प्रकार से बहुत सारी परिस्थितियां जो उस समय थी, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, उन परिस्थितियों में उनसे निपटने के लिए उस समय की जो ज़रूरत थी उनको संविधान में शामिल किया गया, लेकिन आज अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो संविधान में उनका औचित्य नहीं है। इस दृष्टि से उनको निकालने के लिए भी संविधान की समीक्षा करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन या एक औपनिवेशिक संविधान तो हम नहीं मानते, क्योंकि ये हमारे देश के लोगों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक बनाया गया है। लेकिन जरूर इसमें कुछ औपनिवेशिक तत्व अनचाहे रूप में ही सही आ गए हैं। ये वक्त है कि इस अमृत वर्ष में एक नए देश के रूप में, एक न्यू इंडिया के लिए, एक नए भारत के लिए संविधान पर भी नए दृष्टि से विचार किया जाए और बार बार संविधान में संशोधन करके चिप्पड़ लगाने के स्थान पर संविधान का पुनर्लेख किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।